डियर जॉब एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडियाज़। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बीएसएससी सीजीएल 1 में पूछे गए मैथ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाऊंगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है कि यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा ऋणात्मक माध्य 6.4 है तो संख्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिया क्या है कि जीपी आपको दिया हुआ है, जीएम ज्योमेट्रिकल मीन, ये कितना दिया हुआ है, जीएम 8। आप क्या जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर ए बी इक्वल टू 8। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा आपको, जैसे ही इसका रूट ए बी का स्क्वायर होगा तो बचेगा आपको ए बी, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 64। यानी ये रूट ए बी का स्क्वायर होगा तो होगा ए बी, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 64। अगेन आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि ऋणात्मक माध्य यानी हार्मोनिकल मीन कितना दिया हुआ, हार्मोनिकल मीन वो 6.4 दिया हुआ है। आप क्या जानते हैं हार्मोनिकल मीन का फॉर्मूला, 2ab अपॉन a प्लस b होता है इक्वल टू 6.4। अब ab का वैल्यू हमको यहाँ मालूम चल चुका है, यहाँ ab का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो 2 इंटू 64 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया आपको, 6.4। अब ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में आ जाएगा 10। 64 और 64 ओमिट हो गया। अब क्रॉस ओवर कर लेंगे हम लोग, यहाँ से जो आपको ए बी का वैल्यू आया ए प्लस बी का वो आ गया 10 टू जा 20 हो गया। अब आपको ए बी और ए प्लस बी का दोनों का वैल्यू मालूम चल गया, तो हम लोग ए माइनस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। अब हम यहाँ इसमें वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 20, ए प्लस बी का यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 64। यहाँ से ये हो गया 400, 20 का स्क्वायर माइनस 256। और जैसे ही हम लोग इसको यहाँ ओमिट कर घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 144। ये a माइनस बी का स्क्वायर हुआ 144, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर 144 यानी 144, इसका वैल्यूज आ जाएगा 12। अब आपको a प्लस बी दिया हुआ है, मालूम है यहाँ a प्लस बी कहाँ, ये 20, यहाँ रख दीजिए a प्लस बी इक्वल टू 20, और ये दोनों को एडिंग कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए एडिंग। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू मिल गया आपको, ये दोनों ऐड हो जाएगा 32, और यहाँ से आपको a का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 16। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 20 है, सेंस लिख दीजिए यहाँ कि a प्लस बी इक्वल टू 20। अब इसमें हम लोग b का या a का वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू कितना है 16, तो 16 प्लस बी इक्वल टू 20। यहाँ से आपको b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 20 में से ये 16 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी 4 आ गया।
इस तरह से वो जो नंबर्स है वो क्या हो जाएगा, आपको ए का वैल्यू आया 16 और बी का वैल्यू आया 4, यानी 4 और 16 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बी नंबर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। यानी ये आईक्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे आईक्यू निकालेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी अपॉन क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी, यानी फिजिकल एबिलिटी इनटू 100 भी यहाँ होता है। तो यानी 10 अपॉन आपको क्रोनोलॉजिकल, उसका एज कितना अभी वास्तविक एज 8 इंटू 100। यहाँ से आप इसको 2 से 5 टाइम्स में, ये 2 से 4 टाइम्स में, 4 से ये आपको 25 टाइम्स में, यानी उसका जो आईक्यू लेवल है वो कितना हो गया, ये 5 और ये 25 को इंटू हो जाएगा, तो 125 है उसका आईक्यू लेवल। इसका आंसर भी बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये 7 + 4√3 को क्या लिख सकते हैं, इसको देखेंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। 7 + 4√3 को, तो यहाँ से आपको 7 + 4√3 जो है, इसको कुछ हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 7 को लिख लेंगे 4 + 3 + 4√3 ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। अब 4 को हम 2 का स्क्वायर प्लस 3 को हम √3 का स्क्वायर प्लस ये 4√3 को हम लोग 2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ से यहाँ किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपको 2 + √3 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू इसमें हम लोग रखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा रूट अंदर -√3 प्लस रूट अंदर 3 + 8 रूट अंदर 2 + √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा, √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या देखा कि 7 + 4√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + √3 का स्क्वायर। तो यहाँ हम 7 + 4√3 के बदले में 2 + √3 का स्क्वायर लिख दिए। अब जैसे ही कोई नंबर रूट में स्क्वायर में रहता है तो उसके बदले में 1 निकल जाता है, तो ये आ गया आपको रूट अंदर -√3 प्लस रूट अंदर 3 + 8 इंटू, ये रूट हट जाएगा क्योंकि ये नंबर का स्क्वायर है, तो 8 इंटू 2 + √3 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको रूट अंदर -√3 प्लस रूट अंदर ये 8 2 जा 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19 प्लस 8 को इस √3 से इंटू हुआ तो 8√3। अब हम लोग ये 19 + 8√3 को क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर इसको बनाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको
हटाते हैं तो 19 + 8√3 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 19 + 8√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 19 को हम लिख सकते हैं 16 + 3 + 8√3। ये 16 + 3 हो गया 19 और ये 8√3। अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 का स्क्वायर प्लस 8√3 को हम लोग लिख सकते हैं ये वाला को 2 × 4 × √3। इस तरह से अब ये यहाँ से यहाँ किसका फॉर्मूला हो गया? 4 + √3 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग ये 19 + 8√3 के बदले में क्या लिख लेंगे? 4 + √3 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा -√3 प्लस रूट अंदर 4 + √3 का स्क्वायर हो गया। अब ये क्या होगा कि स्क्वायर जब कोई नंबर का रूट के अंदर में स्क्वायर रहता है तो उस नंबर के बदले एक नंबर निकल जाता है, यानी रूट हट जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चलिए इसको ओमिट करते हैं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंदर -√3 प्लस 4 + √3, क्योंकि ये स्क्वायर था तो इसलिए रूट हट गया। ये √3 कैंसिल हो गया। ये आपको कितना हो गया? रूट अंदर में बच गया 4 और 4 का रूट क्या होता है? 2। इस तरह से इसका जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पाइप ए टैंक को समान रूप से 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगता है। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन भी आसान है, आपको ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं करना है कि पाइप ए जो है आपको टंकी को कितना देर में भरता है? ए आपको 2 घंटा में भरता है और लीक के चलते यानी वो कितना घंटा में भरता, अगर टंकी में लीक रहता है तो आधा घंटा अधिक समय लग जाता है। यानी पाइप ए प्लस लीक के चलते कितना लगता है अधिक समय? 2.5 आवर लग जाता है। ये आवर में है। अब ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही क्या होगा? टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? 2 और 2.5 का एलसीएम 10 हो गया। तो उस टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया? 10 लीटर के बराबर। अगर अब बताइए कि ए अगर 2 आवर में इस 10 लीटर के टंकी को फुल करता है तो 1 आवर में उस टंकी में ए द्वारा पाइप ए द्वारा कितना पानी जमा होता है? 5 लीटर। यानी इससे इसको भागा कर दिए, 10 को 2 से भागा कर दिए। तो अब अगर वो लीक के चलते 2.5 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में लीक के में कितना पानी उस टंकी में आपको रुक रहा है, ठहर रहा है? तो वो हो जाएगा, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 लीटर। यानी अब लीक के चलते 1 घंटा में कितना पानी लीक हो रहा है? पहले भर रहा था 1 घंटा में 5 लीटर और लीक जब होने लगा तो क्या हो गया? कितना 1 घंटा में पानी भर रहा है? 4 लीटर। यानी 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकल जा रहा है। इसका मतलब इसमें से अगर हम ये वाला में से इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पानी 1 घंटा में लीक के चलते, यानी लीक के चलते 1 आवर में कितना पानी आपको लीक हो रहा है? तो यानी 1 लीटर हो जाएगा। यहाँ 1 आवर में 1 लीटर पानी
लीक हो रहा है, 1 घंटा में 1 लीटर पानी लीक हो रहा है, तो 10 लीटर पानी लीक होने में कितना समय, यानी 10/1 क्या हो जाएगा आंसर आपको 10 लीटर अपॉन 1 लीटर। लीटर लीटर कट गया यानी 10 आ गया आंसर, यानी 10 आवर का टाइम इस रेट से लीक के चलते कितना समय लगेगा, 10 आवर का टाइम लगेगा। आंसर इसका हो गया डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि दो श्रेणियाँ 3, 10, 17 तथा 63, 65, 67 को nवीं टर्म बराबर है तो n का मान क्या है। अब ये पहला जो ये AP है आपको, इसका जो फर्स्ट टर्म क्या है, उसका फर्स्ट टर्म को हम अगर A1 मानते हैं तो ये है आपका इसका 3, और इसका कॉमन डिफरेंस को अगर हम D1 मानते हैं पहला AP का, तो वो कितना कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 10 में से 3 गया तो आपको क्या हो जाएगा 7। अब दूसरा जो AP है आपको, उसका पहला टर्म क्या है, ये वाला AP जो है इसका पहला टर्म क्या है, सेकेंड AP का पहला टर्म को हम अगर A2 मानते हैं, और तो इसका A2 कितना हुआ 63, पहला टर्म कितना है 63, और इसके कॉमन डिफरेंस को अगर हम D2 मानते हैं सेकेंड AP का, तो ये क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपको 65 माइनस 63, कहने का मतलब ये हो गया आपको 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 9 कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, यानी an ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू क्या दिया हुआ है an ऑफ सेकेंड AP। अब an ऑफ फर्स्ट AP क्या हो जाएगा, A1 प्लस N1 माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा an ऑफ सेकेंड AP A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। अब इसका A1 कितना है फर्स्ट AP का, तो 3 है A1, प्लस n माइनस 1 मालूम नहीं है, इंटू D1 मालूम है, इसका D1 कितना है 7 है, इक्वल टू A2 मालूम है आपको, A2 कितना है आपको 63, प्लस n माइनस 1 इंटू D2 मालूम है आपको, D2 कितना है 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले n माइनस 1 इंटू 2 को इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ आपको हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 माइनस ये वाला को हम लोग इधर ले आते हैं इक्वल टू के दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। अब इधर पहले से 63 है, ये है, अब ये 3 को हम लोग इक्वलिटी के दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, तो -3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में n-1 है, कॉमन ले लेंगे, तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, तो n-1 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ आपको इसमें क्या बचेगा 7 और माइनस इसमें बचेगा आपको, जैसे ही हम लोग n-1 कॉमन, इसमें बचेगा आपको 7 और इसमें बचेगा 2, क्या हो जाएगा 7 माइनस आपको हो जाएगा ये 2 इक्वल टू इधर 63 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आप 63 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा आपको 60 हो जाएगा। अब ये हो गया आपको n-1 इंटू 7 में से 2 गया तो 5 इक्वल टू 60, यहाँ से आपको n-1 इक्वल टू क्या हो गया 60/5, ये कट के आपको आ गया 12, तो n-1 इक्वल टू 12, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 12 + 1 यानी 13।
तो ये दोनों एपी का कौन सा टर्म आपको, ये पहला एपी और दूसरा एपी का कौन टर्म इक्वल है, यानी 13 यानी 13वां टर्म इक्वल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसमें कुल 30 रुपया 30 है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? Let the number of 25 पैसे कॉइन कितना, कॉइन बी x, नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन बी 2x, नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन बी 3x। अब इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा, ये तो इसकी संख्या हुआ। अब इस सभी का वैल्यूज क्या हो जाएगा आपको, इसका जो वैल्यू होगा x का, अगर 25 पैसे के आपके पास x सिक्के हैं, इसका जो वैल्यूज हो जाएगा आपको, वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25x हो जाएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको इससे इनटू हो जाएगा, 20x हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, ये 3x का है, ये तो नंबर न है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि इसका वैल्यू आपको 30 रुपया के बराबर है। 30 रुपया, क्योंकि ये सभी हमको पैसे में है, 30 रुपया को भी हम लोग को चेंज करना होगा पैसा में। यानी अब अगर हम ये तीनों को ऐड कर दें तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 30 रुपया यानी 3000 पैसा के बराबर हो जाएगा। तो यानी आपको यहाँ क्या लिखना है कि 25x प्लस 20x प्लस 15x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 30 रुपया को पैसा में चेंज कीजिए तो 3000 पैसा हो गया। अब इस सभी को ऐड कीजिए, ये हो गया आपको कितना, 60x इक्वल टू आ गया आपको यहाँ 3000। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 3000 अपॉन 60। इससे इसको कटाइए, ये कितना बार में कटेगा, 50 टाइम्स में। अब आपको 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो वो 3x थी। तो नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन क्या हो जाएगा आपको, कॉइन इक्वल टू है आपको 3x, यानी 3 × 50, यानी ये हो गया आपको 150। कितना है आपको 5 पैसे का कॉइन 3x, और 3x का वैल्यू कितना आया आपको यहाँ 150। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इस तरह से आपने बीएसएससी सीजीएल 1 में पूछे गए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया। ये क्वेश्चंस जो है आपको बीएसएससी सीजीएल 3 तथा एनटीपीसी में बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आप लोगों से हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।